So dear students, welcome back to our today's lecture. आज की लेक्चर में हम बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं which is about the movement of inertia and types of molecules based on movement of inertia. So last lecture में हमने डिस्कस किया था about we can say the rotational spectroscopy or yeah, we can also say the microwave spectroscopy. तो वहां पे हमने देखा कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए एक मॉलिक्यूल्स के लिए टू बिकम ए माइक्रोवेव एक्टिव और क्या क्या वहां पे वी कैन से क्या एक्टिविटीज होता है ड्यूरिंग योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आगे बढ़ने से पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल रोटेटिंग मॉलिक्यूल के बारे में हम स्टडी करते हैं या करेंगे, तो उसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको पढ़ना या जिसको आना बहुत जरूरी है, दैट्स इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है और हम मॉलिक्यूल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अगर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल को हम रोटेट करते हैं थ्रू द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वी कैन से द सेंटर ऑफ मास, ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों जो मॉलिक्यूल के एटम्स के मास क्या होंगे, बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पॉइंट पे इस मॉलिक्यूल को होल्ड करते हैं तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं रोटेशनल में कि जो मॉलिक्यूल को थ्रू ए सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्रू इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। ठीक है, तो जब आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो इसमें कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एनर्जी इन्वॉल्व होंगे। तो जब एनर्जी इन्वॉल्व होंगे तो वो एनर्जी डिपेंड करेंगे कि आपका मॉलिक्यूल का साइज कितना है। अगर आपका मॉलिक्यूल छोटा सा है तो आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप इसको एंड टू एंड अगर इसको रोटेट करेंगे तो आप इसको बहुत एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं, एंड टू एंड भी रोटेट कर सकते हैं, आप इसके एक्सिस के थ्रू रोटेट कर सकते हैं। तो ये जो रोटेशन करते वक्त आपको जो फोर्स लगेंगे वो डिपेंड करेंगे द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि जितना साइज बड़ा होगा उतना उसको रोटेट करने के लिए आपको फोर्स लगाने होंगे। और जो मॉलिक्यूल के अंदर जो टेंडेंसी है टू रेजिस्ट द एंगुलर एक्सेलरेशन, जब आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस हैं जो कि इस रोटेशन को क्या करेंगे, रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। सो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कह सकते हैं इट्स ए क्वांटिटी। सिंपली हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, expressing a body's tendency to resist angular acceleration, which means जैसे ही आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उस फोर्स को अपोज करके अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है, कांस्टेंट पोजीशन पे रहने की कोशिश करेंगे। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Or further we can explain this moment of inertia is the amount of force required to rotate a body। ठीक है, इस बॉडी को आपको रोटेट करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सिंपली कि आप एक मॉलिक्यूल को रोटेट करने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स, हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं द
tendency of a body to resist the angular acceleration. Angular acceleration में जब आप इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो वो बॉडी आपकी रोटेशन करने वाले फोर्स को कितना अपोज करते हैं, उसको भी हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Now, this moment of inertia is now related with the mass of the molecule. अब जितना ज्यादा मास होगा उतना आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा रोटेशन के लिए. तो जितना ज्यादा आप फोर्स आपको यूज करने होंगे, इट मींस उतना ज्यादा वो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, which means that this moment of inertia is something related with the mass of the molecule. ठीक है, mass of the molecule and the square of the distance from the axis of the rotation. So moment of inertia, usually this I is equal to summation of I mi/r/i square. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होते हैं समेशन ऑफ mi/r/i स्क्वायर. मींस आपके पास कितने एटम्स हैं, उन एटम्स की मास प्लस द डिस्टेंस from the center of mass, that is from the center to the atom, that is r. For example, इसको अगर हम r0 लिखें, इसको r1 लिखें, तो the moment of inertia of a two body system, जिसमें क्या है, दो एटम है, will be equal to, let's suppose the mass of this atom is m1 and the mass of this atom is 2, then the moment of inertia this two body system is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square. तो क्या है moment of inertia? Moment of inertia is something, it's the quantity which is directly related with the mass of the body या mass of the molecule. Molecule का कितना मास है उसको, उसके साथ इसका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समटाइम्स वी कैन आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर मास और रोटेशनल. इसको कभी कभी आप एंगुलर मास कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली मास के साथ रिलेटेड है, और समथिंग वी कैन आल्सो कॉल्ड एज rotational inertia. Rotational inertia. Inertia is what? Inertia is the force opposing the angular acceleration of this molecule. So therefore, a moment of inertia को हम rotational inertia भी कहते हैं, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल को रोटेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये वो फोर्स है जो कि हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं रोटेट करने के लिए उसको अपोज करते हैं. ठीक है, तो ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब हम किसी भी, अगर आप एक सिंपल वन एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वन एटम को रोटेट कर रहे होंगे तो वहां पे ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे. जब आप थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वहां पे आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना बहुत जरूरी है, और हम मॉलिक्यूल, एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसको डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो व्हेन वी हैव टू डिफाइन ए थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल, जब हमें एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करना होते हैं तो उस थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, based on the moment of inertia it that molecules into three perpendicular axes. हम तीन एक्सिस में उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग उस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल वी हैव ए मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर इज ए स्फीयर. हम एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक स्फीयर है. ठीक है, उसको हम एक मॉलिक्यूल है, उसको हम एक स्फीयर की तरह हम उसको यहाँ पे डिजिग्नेट कर रहे हैं. तो इस मॉलिक्यूल के सेंटर पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होंगे. ठीक है, जहां पे सारे जितने भी मॉलिक्यूल के एटम्स है उनका मास वहां पे क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो these molecules can be defined through the we can say by using the moment of inertia in three perpendicular axes. Let's this say एक one axis, for example हम इसको A लिखेंगे. ठीक है, इसको हम B लिखेंगे, डायरेक्शन B, and this is डायरेक्शन C. तो हम इन तीन एक्सिस के अकॉर्डिंग एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स को हम पूरी तरह डिफाइन कर सकते हैं.
but the axis should pass through the center of gravity. आप कीजिए तो axis है, these three axes are perpendicular to each other, and the axis should pass through the center of mass or center of gravity. इसको हम for example CM लिखते हैं, that is center of mass or center of gravity. And the moment of inertia along these three axes can be represented as IA, इसको IA लिखते हैं, along axis A इसको IB लिखते हैं, and along C let's write this as IC. तो इस axis के according या moment of inertia along these three axes, we can define the rotational property of a molecule. So we can say the rotational properties of any molecule can be expressed in terms of moment of inertia about the three perpendicular axes set in the molecule. तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक मॉलिक्यूल में जो भी मॉलिक्यूल जिसको आप डिफाइन करना चाहेंगे उसमें आपको ये जो तीन प्रिंसिपल एक्सेस जिससे हम परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे इसको हम प्रिंसिपल एक्सेस भी कहते हैं, जो तीन प्रिंसिपल एक्सेस को आपको मॉलिक्यूल में सेट करना होगा. द कंडीशन इज दैट दिस एक्सेस, ये जो एक्सेस आप ड्रॉ करेंगे, शुड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर ऑफ मास, दैट इज मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर से पास होना चाहिए. और दूसरा कंडीशन है एंड लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हर एक एक्सिस एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए. ये जब हम बाद में मॉलिक्यूल को जब हम कैटेगराइज करेंगे वहां पे यही एक्सेस के थ्रू आपको मॉलिक्यूल को कैटेगराइज करना है, तो वहां पे आपको ये क्या होंगे, आसानी होंगे. ठीक है, तो ये स्फीयर जो है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, बीच में आपका सेंटर ऑफ मास है जहाँ पे मॉलिक्यूल का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, और ये तीन एक्सिस है विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. एंड IA and BIC are the respective moment of inertia along these three principal axes. ठीक है, तो इससे हम एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. अब हम कैसे अकॉर्डिंग टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स based on moment of inertia value. Moment of inertia की वैल्यू की बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स को कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज IA का क्या वैल्यू होगा, IB का क्या वैल्यू होगा, एंड IC का क्या वैल्यू होगा. We can classify these molecules into 4 categories. कितने कैटेगरीज में, हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. And these categories is equivalent to classifying them according to their shape. बिल्कुल उनकी शेप की according to their shape की तरह क्लासिफिकेशन के बिल्कुल क्या है, equivalent है. ठीक है, so these 4 categories which is based on the value of IA, IB and IC is equivalent to shape of the molecule. molecule की बिल्कुल shape के basis पे आपको लगेंगे कि हम classify कर रहे हैं. ठीक है, तो let's see our first category is the very simple one, that is our linear molecule. linear molecule के लिए क्या condition होना चाहिए वो हम पहले देखेंगे. And now let's take an example of a linear molecule. Let's take our HCl. आपके पास HCl है, आपका एक molecule है which is a linear molecule. अब हम based on the moment of inertia इस molecule को कैसे classify कर सकते हैं वो हम देखें.
ठीक है। नाउ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का मास बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो आपका सेंटर ऑफ मास और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में नहीं होंगे, क्योंकि क्लोरीन का मास थोड़ा ज्यादा है, तो योर सेंटर ऑफ मास विल बी समवट हियर, या वी कैन से द सेंटर ऑफ मास विल समवट मूव्स टुवर्ड्स योर क्लोरीन, आपकी क्लोरीन की ओर सेंटर ऑफ मास मूव करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे कि कौन कौन सी एक्सिस पे आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं। हमें 3 प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ड्रॉ करना है, वी शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो द फर्स्ट एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हम लेते हैं बिल्कुल इस मॉलिक्यूल के एक्सिस के अलोंग, दैट इज द बॉन्ड हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड को लेते हुए हम इसको मानते हैं लेट्स दिस एक्सिस टेकन एज IA, ठीक। तो सेकंड एक्सिस हम लेते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल हमारे सामने की ओर होंगे, उसको हम लेंगे B फॉर एग्जांपल, बिल्कुल, लेकिन एक्सिस पास होना चाहिए आप सेंटर ऑफ मास से, तो ये आपका हुआ IB। एंड द थर्ड एक्सिस हम इसको डायरेक्ट ऊपर से नीचे की ओर लेंगे, तो इन तीनों डायरेक्शन में आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब रोटेशन होंगे तो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जब आप इस एक्सिस के थ्रू इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, इस तरह इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, व्हेन यू रोटेट दिस मॉलिक्यूल अलोंग दिस हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड एक्सिस, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल को जैसे आप इस तरह रोटेट करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिल्कुल हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड के एक्सिस पे इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। It means there is no change in the relative position of hydrogen and chlorine taking place. यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल दोनों अपने एक्सिस पे ही रोटेट हो रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन है बिल्कुल अपना जो एक्सिस है वो चेंज नहीं कर रहेंगे। मींस इन केस ऑफ दिस द IA इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ये IA में जो आप रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बिल्कुल निग्लिजिबल होंगे। सो वी कैन कंसीडर दिस IA इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि बहुत कम एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो हियर IA इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, और वी कैन से value rotating from towards IA axis, no change in the relative position of atoms, relative position of atoms टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे कोई रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है अलोंग IA एक्सिस, देयरफॉर आपको बहुत कम एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। कम एनर्जी जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, इट मींस द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो लेस। इट मींस जैसे ही आप रोटेट करने के लिए कम एनर्जी आपको अप्लाई करने होंगे, इट मींस उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, उतना कम है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो वी कैन कंसीडर इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल IA इज इक्वल टू 0। Now let's see about the second axis, that is our IB axis। जब आप IB axis के अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, IB is from, ये यहाँ से पॉइंट से आपकी ओर डायरेक्ट है, which is perpendicular to this plane, ये प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो मॉलिक्यूल रोटेट कैसे होंगे, मॉलिक्यूल बिल्कुल इस तरह एंड टू एंड रोटेट होंगे, ठीक है। ये क्लोरीन और हाइड्रोजन अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो इस तरह मॉलिक्यूल रोटेट होंगे। जो ही इस तरह मॉलिक्यूल रोटेट होंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अपनी पोजीशन क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर रहे हैं। जो ही एक्सचेंज करेंगे तो ये जो एटम्स मूव करेंगे, इसके लिए हमें एनर्जी क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। सो वी कैन से इन दिस केस IB इज नॉट इक्वल टू 0, हमें IB 0 नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। मींस आपको ज्यादा एनर्जी अप्लाई करने होंगे, ज्यादा एनर्जी आपको तभी अप्लाई करने होंगे जब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा।
ठीक है, तो आई भी यहाँ पे जीरो नहीं होंगे। अब हम आई सी के अकॉर्डिंग जो ही आप रोटेट करेंगे तो ये दोनों इस तरह रोटेट होंगे, ठीक है, इस तरह रोटेट होंगे, एंड टू एंड रोटेट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू आई सी आपका क्या होगा, एंड टू एंड रोटेशन होंगे। तो यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अपने पोजिशन को एक्सचेंज करेंगे। जब एक्सचेंज करेंगे आई सी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, आई सी भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो नहीं होंगे, ठीक है। So both the case in IB and IC there is relative change in the position of atom taking place. आपकी एटम की रिलेटिव पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज आ रहे हैं। So we can say both in case of IB and IC there is relative change in the position of atoms टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे एटम्स की क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है। देयरफॉर आई बी एंड आई सी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसमें आपको फोर्स अप्लाई करने होंगे। जब फोर्स अप्लाई करने होंगे इसका मतलब है कि आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा है। लेकिन दोनों केस में क्या हो रहा है, बोथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर चेंजिंग देयर प्लेसेस। इट मींस आई बी और आई सी के केस में दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन चेंज अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इट मींस वी कैन से दैट आई बी इज इक्वल टू आई सी। दोनों में दो ही एटम मूव हो रहा है, उतना एनर्जी लगेंगे, ठीक है। तो आई बी इज इक्वल टू आई सी, यहाँ पे आई बी इज इक्वल टू आई सी एंड आई ए इज इक्वल टू जीरो, आई ए इज इक्वल टू जीरो। सो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल the moment of inertia along one axis is equal to zero and the moment of inertia along the other two axes is not equal to zero, but these two moment of inertia are equal. IB और IC के थ्रू जब आप मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है और IA आपका जीरो के बराबर है। मींस जब आप IA के एक्सिस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो आपको एनर्जी बिल्कुल भी निग्लिजिबल एनर्जी आपको लगे, ठीक है। सो जब भी आपकी किसी मॉलिक्यूल में ये वाला कंडीशन आपको फॉलो होंगे, सो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, to become a linear molecule IB is equal to IC and IA is equal to zero. For example, other examples here are, यहाँ पे हमने HCl का एग्जांपल लिया। Another example is our HCN. HCN की केस में भी आप IB is equal to IC होगा, IA is equal to zero होंगे। CO2 is another linear molecule, CS2 is another linear molecule, or OCS is another linear molecule, etc. So these are some of the linear molecule in which IB is equal to IC, that is moment of inertia along B axis and C axis is equal but not equal to zero, and IA along axis A it is equal to zero, because in this case none of the atoms are changing their position. तो इसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूल को लीनियर है या नॉन लीनियर है हम बता सकते हैं। So this is our first category, that is linear molecule. Now let's come to our second this. So our second case is the second case is here. Just second case is our second category is our symmetric top molecule. Top मॉलिक्यूल। अब सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल क्या है और कैसे हम मॉलिक्यूल को कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ सिमेट्रिक टॉप, या हम किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल कह सकते हैं। सो लेट्स कंसीडर ए मॉलिक्यूल, consider a molecule like methyl fluoride, methyl, that is your CH3F. This is our molecule. जहां पे आप पे क्या होगा, where your 3 hydrogens are tetrahedrally bonded to your carbon, and as well as the 4th position
will be occupied by your fluorine. तो ये आपका फ्लोरीन है, ये आपका 3 हाइड्रोजन ऐसे टेट्राहाइड्रली कनेक्टेड होंगे विद दिस कार्बन, एंड योर फोर्थ coordination site, the fourth position is occupied by fluorine. So these type of molecules we can classify this as symmetric top molecule. Why इसको हम symmetric top क्यों कहते हैं, आगे देखते हैं. So बिल्कुल इसमें भी हम देखेंगे कि कैसे कौन सा एक्सिस कहां से हम लगा सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. तो लेट्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कार्बन यहाँ पे एक है, 3 हाइड्रोजन एटम है और फ्लोरीन है. सो इन दिस केस आल्सो योर सेंटर ऑफ मास, बिकॉज फ्लोरीन का मास थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ कहीं होगा बिटवीन कार्बन एंड योर फ्लोरीन, इधर कहीं आपका सेंटर ऑफ मास होगा. ठीक है, तो हमारे एक्सिस भी हमारा सेंटर ऑफ मास से ही पास होना चाहिए. सो लेट्स सी द फर्स्ट एक्सिस वी कैन टेक अलोंग दिस कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड. फर्स्ट एक्सिस को IA को हम ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के थ्रू लेते हैं, इसको IA लेते हैं. ठीक है, एंड IB हम बिल्कुल इसको क्रॉस करके लेते हैं इस तरह. दिस एक्सिस इज योर IB and the third axis is also perpendicular to these two axes, which is IC. अब हम देखेंगे जब आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे along these 3 axes, तो क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस आ सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले केस हम देखते हैं जब आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं अलोंग IA एक्सिस, क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हमें मॉलिक्यूल को रोटेट करने हैं. तो I एक्सिस के थ्रू जब आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो यहाँ पे 2 एटम्स ऐसे हैं जो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, दैट इज योर फ्लोरीन एंड क्लोरीन. क्योंकि इनके बिल्कुल बीच सेंटर के एक्सिस से जा रहे हैं तो ये अपने एक्सिस पे ही रोटेट होंगे. इट मींस ये दोनों अपने पोजीशन को एक्सचेंज नहीं करेंगे. इट मींस लिटिल एनर्जी और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रोटेट दिस मॉलिक्यूल, दिस 2 एटम्स F and C. बट ये 3 जो हाइड्रोजन है वो अपने पोजीशन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे. इट मींस सम लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू rotate these 3 hydrogen atoms. So in this case, along IA, the moment of inertia is not equal to 0. ये 0 के बराबर नहीं होंगे. Although fluorine and chlorine are not changing its position, but these 3 hydrogens are changing its position. So some little amount of energy will be required to rotate this molecule around your IA, that is axis A. So we can say in this case along axis A, fluorine and carbon is not changing its position, but the 3 hydrogen atoms are changing its position. 3 जो हाइड्रोजन एटम है वो अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है. That's why some little amount of energy will be required to rotate this molecule through axis IA. IA 0 के बराबर नहीं होंगे. ठीक है, नाउ देखते हैं IB के अकॉर्डिंग जब आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन भी अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है, कार्बन भी कर रहे हैं, तो फ्लोरीन भी कर रहे हैं. इट मींस आपको कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इस मॉलिक्यूल को रोटेट करने के लिए. जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो दिस विल आल्सो नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे IB भी 0 नहीं होंगे. ठीक है, सिमिलरली जब आप IC के अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तब भी आपको ये सारा एटम्स अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है, IC भी बराबर 0 के नहीं होंगे. लेकिन जो ही आप IB के थ्रू इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं, आपका 5 एटम अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं. इट मींस उतना ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए, मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा. सिमिलरली जब आप IC के अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तब भी आपका सारा जो 5 एटम अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, मींस IB और IC इस केस में क्या होगा, बराबर होगा. सो फॉर ए मॉलिक्यूल टू बिकम ए सिमेट्रिक टॉप, IB इज इक्वल टू IC, क्योंकि दोनों केस में सारे एटम्स अपने पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं और आपका ये जो है बट नॉट इक्वल टू IA. IB और IC बराबर होंगे लेकिन वो दोनों IA के बराबर नहीं होंगे. एंड
IA is not also equal to 0. आपका IA भी 0 के बराबर नहीं होंगे. So the moment of inertia along IB and B and C axis will be equal, but these two moment of inertia will not be equal to moment of inertia along axis A. And the third condition is IA will not be equal to 0. IA will not be equal to 0. So this is the case of your symmetric top. अब इसको हम symmetric top क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, अब मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ आपको ताकि ये इजीली आप समझ सकें. तो ये 3 हाइड्रोजन, हम इसको इस तरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. नीचे आपका क्या है? फ्लोरीन है. तो जब आप इनको कनेक्ट करेंगे आपको बिल्कुल एक टॉप की तरह नजर आएंगे. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस. आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर नजर आएंगे जो एक टॉप की तरह होता है. ठीक है, टॉप की तरह जो नीचे पॉइंटेड होते हैं, ऊपर आपका थोड़ा राउंड शेप, और यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं टॉप. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल. तो कंडीशन है IB is equal to IC but not equal to IA, and IA is not equal to 0. Now the symmetric top is further categorized into 2 subcategories. तो आपका जो symmetric top type of molecule है वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. One is your prolate molecule, prolate symmetric top, and the second one is your oblate symmetric top. ठीक है, तो सिमेट्रिक टॉप आपका फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. एक आपका प्रोलेट है, दूसरा आपका ऑब्लेट है. अब इन दोनों के लिए क्या कंडीशंस है? प्रोलेट के लिए ये कंडीशंस हैं कि आपका IB is equal to IC. IB और IC बराबर होंगे, लेकिन the moment of inertia along these 2 axes will be greater than moment of inertia along IA. IA के along से ये IB और IC ज्यादा होंगे. ठीक है, examples here are, इसके लिए आपका example है CH3Cl. ठीक है, और आपका और example है your CH3Br. Then we have another example, CH3I. Then we have CH3C. You have triple bond CH. And we have CH3CN. We have allene also, allene, etc. So these are some of the examples of prolate type of symmetric top. और यहाँ पे आपका जो axis बनेंगे वो आपका एक prolate shape का structure बनेंगे. इस तरह आपका एक prolate. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह कुछ प्रोलेट टाइप बनेंगे. जब आप इसकी मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप कहते हैं. अब यहाँ पे IB और IC ज्यादा कैसे होंगे? बिल्कुल ऊपर वाले केस की तरह जिसमें हमने CH3F लिखा था. यहाँ पे अगर हम CH3Cl अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे जब आप IA के एक्सिस आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, सॉरी, ये आपका C है, ये आपका हाइड्रोजन है. तो जब आप IA एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोरीन और कार्बन अपना पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो बहुत कम होंगे. लेकिन जब आप IB और IC के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे एटम्स अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के एक्सिस में ज्यादा होंगे. दैट्स व्हाई द प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप है IB is equal to IC, and these two movement of inertia is greater than your IA. The other one is your oblate symmetric top, in which IB, that is the moment of inertia along B and C axis equal, but it is less than IA. IA के क्या होगा? बराबर. IA के along IA axis moment of inertia ज्यादा होंगे as compared to your IB and IC. The best example for this is our BCl3, which is a प्लेनर मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे आप IA एक्सिस डालेंगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल B के होते हुए दिस इज योर IA,
जो ही आप इस मॉलिक्यूल को IA के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ये तीनों क्लोरीन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मींस आपको इतना फोर्स अप्लाई करना होगा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर। जब आप IB के एक्सिस आप इसको रोटेट करेंगे तो ये एक क्लोरीन और B एटम अपना पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लेस। और IC के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल आपका क्या हो रहा है, B और क्लोरीन अपना पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई movement of inertia is along IB and IC is less. So the condition for oblate symmetric top is IB is equal to IC and it is less than IA. ये आपका IA से क्या होगा, कम, ठीक है। So for an oblate type of symmetric top, the condition is IB is equal to IC, but the moment of inertia along these two principal axes will be less than your IA along axis IA. तो यहाँ पे जो आपका during rotation of your molecule आपका ऐसा एक oblate type आपका sphere यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। That's why we call it is oblate type symmetric टॉप। इस तरह आपका एक फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सिस बनेंगे ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ योर मॉलिक्यूल। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर ऑब्लेट टाइप सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स आर, द वन इज योर BCl3 NH3 also belongs to oblate type symmetric top. Xe xenon trifluoride is also belongs to oblate type symmetric top. Your benzene C6H6 H also belongs to your oblate type symmetric top, ठीक है। तो ये आपका फर्दर दो कैटेगरी है सिमेट्रिक टॉप का। तो ओवरऑल इसमें हम कह सकते हैं, इन केस ऑफ योर सिमेट्रिक टॉप इन विच oblate and prolate are two subcategories, we can say two rotational axes with same inertia, which is IB and IC. This can also be called as degenerate axis. इन दोनों को हम degenerate axis भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। और we have one, एक हमारे पास क्या है, unique axis with different moment of inertia, yeah, we can say it with different inertia values. So in case of your symmetric top, we have two rotational axes with same moment of inertia, that is IB and IC, and we have one unique axis with different moment of inertia, and that is IA. So this is our second category, that is symmetric top molecules, which have prolate and oblate. It is a subcategory. The third one is your that is spherical top. Third type of molecule या third category of the molecule is spherical. बिल्कुल आपका spherical होंगे, ठीक है। So the third category is your spherical top. And when the molecule have all the moment of inertia, that is all the inertia are identical. अब जब आपका किसी मॉलिक्यूल का अगर आपका सारे इनर्शिया, that is IA is equal to IB is equal to IC. सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं स्फेरिकल टॉप, या ऐसे मॉलिक्यूल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन दी स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। सो वी कैन से व्हेन ए मॉलिक्यूल has all the three inertia is identical, it is called a spherical top. IA is equal to IB is equal to IC, ठीक है। So the best example for this is, और यहाँ पे इसका जो best example होगा वो है हमारा spherical top में your CH4, that is मीथेन। मीथेन आपका यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है। दिस मीथेन, for example, this is your methane, that is CH4. So in this case, the other four atoms that is bonded to this carbon is your hydrogen. इन चारों हाइड्रोजन है तो इक्वल होंगे सबका मास, and the center of mass will be somewhat in the middle of this carbon. तो center of mass बिल्कुल आपकी कार्बन के बीच में होंगे, ठीक है, बीच में होंगे। तो जब आप इसमें एक्सेस डालेंगे, ठीक है,
एक्सिस ये हाइड्रोजन समवट आपके टिल्टेड पोजीशन में रहते हैं, तो आपका चारों जो एक्सिस जो है वो किसी भी एटम को टच नहीं करेंगे, आई ए आई बी आई सी, या अगर करेंगे वे तो तीनों जो एक्सिस है एक बराबर आपकी atoms को टच करेंगे. That's why this in case of your CH4 methane, IA is equal to IB is equal to IC, and we can say the molecule is, this molecule is symmetrical. ये molecule क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिकल है. spherical top molecules are symmetrical. Due to the its symmetrical nature, there will be no dipole moment. इससे मॉलिक्यूल में क्या होता है, कोई भी डाइपोल मूवमेंट अराइज नहीं होते हैं. ड्यू टू विच if there is no dipole moment, the molecule is microwave इनएक्टिव. ये मॉलिक्यूल क्या होगा, माइक्रोवेव इनएक्टिव होगा. तो इसमें आपका माइक्रोवेव में कोई स्पेक्ट्रम अराइज नहीं होंगे. ठीक है. तो स्फेरिकल टॉप में क्या है, आपका तीनों जो एक्सिस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होंगे, आई ए आई बी आई सी. ड्यू टू विच यहाँ पे आपका कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अराइज नहीं होंगे. जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अराइज नहीं होंगे, सो योर मॉलिक्यूल विल बी माइक्रोवेव इनएक्टिव. तो आपका ऐसे मॉलिक्यूल माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे. ठीक है. एंड आवर फोर्थ कैटेगरी इज योर asymmetrical top. Asymmetric top. The fourth type of molecule is your asymmetric top. तो ये मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिनमें तीनों जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर नहीं होंगे. दैट इज आई ए विल नॉट बी इक्वल टू आई बी एंड आई बी विल नॉट बी इक्वल टू आई सी, जिसको सारा जो आपका रियल मॉलिक्यूल बिलोंग करता है. तो वी कैन से asymmetric top category is the category to which most of the molecule belong. Most of the molecule belong. ठीक है. In which all the three inertia is different. तीनों जो एक्सिस पे इनर्शिया होंगे वो डिफरेंट होंगे. For IB is not equal to IB, which is not equal to IC. Example is your water, H2O, your vinyl chloride. Vinyl chloride. Vinyl chloride is CH2 double bond CHCl. Vinyl chloride. ठीक है. विनाइल क्लोराइड, अगर हम विनाइल क्लोराइड को अगर हम देखें या वाटर को हम देखें, तो विनाइल क्लोराइड इज योर दिस वन CH2 डबल बॉन्ड CHCl. तो जब आप इसमें आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा जो बराबर नहीं होंगे. यहाँ पे क्लोरीन है तो समवट योर हियर विल बी योर दिस एक्सिस या सेंटर ऑफ मास. तो पहला एक्सिस हम यहाँ से लगाते हैं आई ए. ठीक है. आई ए, देन परपेंडिकुलर टू दिस इज योर आई बी एंड then here is IC. So यहाँ से एक्सिस ये चार एटम्स अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे. इतना फोर्स आपको लगाना होगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपका समवट इस साइड है तो IB के अकॉर्डिंग आपका अलग से इनर्शिया होंगे, IC के अकॉर्डिंग अलग से इनर्शिया होंगे. तो दिस सिमेट्री फॉर एसिमेट्रिक टॉप IA is not equal to IB, which is further not equal to IC. तो हमने यहाँ पे IB थोड़ा प्रॉब्लम है. IB यहाँ से होंगे इन दोनों को क्रॉस करते हुए, ठीक है. तो IB के लिए हम ये वाला एक्सेस, जस्ट अ मिनट, तो IB वाला एक्सेस यहाँ से होंगे. ठीक है. तो ड्यू टू विच जब आप इस मॉलिक्यूल के अलोंग IB एक्सिस जब आप रोटेट करेंगे तो इसको अलग से आपका इनर्शिया जो है अलग होंगे. ठीक है. दैट्स व्हाई इन केस ऑफ एसिमेट्रिक टॉप द इनर्शिया अलोंग द थ्री एक्सिस आर डिफरेंट. दैट इज IB is not equal to IA is not equal to IB, which is not equal to IC. So this is the case of your asymmetric top. So we can categorize the molecules based on the value of the
हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिल्कुल यही है, जिस तरह आप एक मॉलिक्यूल को अपने शेप के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे वही मॉलिक्यूल आप बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे उसी मॉलिक्यूल को कैटेगराइज कर सकते हैं। सो ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।